नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। और द राइट कन्वर्सेशन में बातचीत करने के लिए हमारे साथ विनोद पंडिता जी हैं, जो कि एक सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कुछ हटके कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे इनसे बात करेंगे। आमतौर पे कश्मीरी पंडित जो समाज है उनके ऊपर हम बात करते हैं, आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कुछ सवाल डिफरेंट होंगे। विनोद जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया द राइट न्यूज़ में आने के लिए। रोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो आपने आज मुझे याद किया, मैं काफ़ी समय के बाद जी आपके इस स्टूडियो में आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, हमेशा देखा जाता है कि जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं वो पर्दे के सामने आके काम करते हैं। ये आपको हमेशा देखा है कि जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनके पीछे आप खड़े होते हो और आप समाज का कार्य करते हो। बहुत सारे काम किए आपने, लेकिन हम आज आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ वही लोग माइग्रेंट हैं जो क्वार्टरों में रह रहे हैं, जगती पुरखू और बूटानगर वही समस्याएं झेल रहे हैं, कि उसके बगैर जो अपने मकानों में रह रहे हैं या रेंटेड एकोमोडेशन पे रह रहे हैं? आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए रोहित जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आज मेरे से। समाज के लोग हैं जो नॉन कैंप्स में रेंट्स पे रहते हैं और बहुत मुश्किल से वो अपना रेंट भी दे पाते हैं, और विदाउट एनी बेसिक एमिनिटीज़ उनके पास बिजली का फीस भी उनको खुद ही भरना पड़ता है जी। पानी का बिल भी चुकाना पड़ता है, और वो किस हिसाब से किस प्रकार से वो रह रहे हैं उनकी भी सुध लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल। और जिन्होंने मकान बनाए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मकान इसलिए बनाए क्योंकि वो अपना सोना बेच के या अपनी कहीं ज़मीन बेच के या कहीं किसी ने लोन लेके बड़ी मुश्किल से 2 कमरे कहीं पे बनाए, इसलिए बनाए क्योंकि वो किराया अफोर्ड नहीं कर पाते। लेकिन कश्मीरी पंडितों का न केवल कैंप के भाई लोग माइग्रेंट हैं, बल्कि नॉन कैंप्स में भी एक बहुत बड़ा वर्ग जो है इस समय पलायन का जीवन झेल रहा है। वो भी हमेशा उनकी भी ये डिमांड रहती है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वार्टर्स होते, अगर और क्वार्टर बन जाते, ताकि उनको भी उसी श्रेणी में डाला जाता जिस श्रेणी में आज हमारे जो है कैंप के भाई लोग। विनोद जी, यहाँ पे जी आपने बात की कि जो नॉन कैंप है, जो रेंट पे रह रहे हैं, हमने एक मिशन छेड़ा है, टीआरएन ने एक बात की है, जिनके अपने घर हैं उसके बावजूद भी वो क्वार्टर्स को पकड़ के बैठे हैं। क्या उन्हें उन 1200-1300 फैमिलीज के लिए जो बेचारे नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है घर की, फ्लैट की, तो क्या उनके लिए वो छोड़ने नहीं चाहिए? देखिए रोहित जी, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा मेरे से, और ये मैं बिल्कुल बेबाकी से बात करूँगा इस पे जी। क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का, जिनके पास साधन अवेलेबल है, उन लोगों को वॉलंटियरली जो है कमिश्नर साहब के पास जाके उनको सरेंडर करना चाहिए, ताकि बाकी जो नॉन कैंपस में किराए पे लोग रहते हैं, मैंने कहा बहुत बड़ा वर्ग, हमने सर्वे किया, आपने देखा होगा, मैं जनरल सेक्रेटरी बीजेपी डिस्प्लेस डिस्ट्रिक्ट का था 18-19 में जी। कोविड के दौरान मुझे जो है वो एक इसका मैं संचालन कर रहा था, सेवा ही संगठन प्रोग्राम का। तो उस सेवा ही संगठन के प्रोग्राम में मैंने खुद ग्राउंड पे ये देखा हुआ है कितने परसेंटेज लोग अभी भी नॉन कैंपस में किराया बड़ी मुश्किल से किराया देके जो है वो गुर्बत से 2-4 हैं जी। अगर उनके लिए भी एक रास्ता हमें खुद बनाना चाहिए। आप बेंगलोर, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, यूएसए में बैठ के वहाँ आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, और यहाँ पे क्वार्टर पकड़ के रखने का क्या मतलब है आपका? आप प्रेजेंट नहीं हो, आप उसको सरेंडर कर लीजिए, ताकि कुछ भी नहीं, अगर 500 फैमिलियाँ ही हैं, 400 फैमिलियाँ ही हैं, वो कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है, जो भी हमारे आज तक के जितने भी नेता हैं, कभी वो नॉन कैंप की बात खुल के नहीं करती है। मैंने भी 1-2 बार कमिश्नर साहब को, मैंने एक पहले जब उन्होंने ज्वाइन किया था अरविंद कारवानी साहब ने, मैंने एक प्रोग्राम जो है एक बोडी उदयवाला में करवाया था, उसमें नॉन कैंप के 100-200 लोग जमा हो गए थे। तो मैंने कमिश्नर साहब को भी कहा कि मैंने कहा आपका फोकस जो है, योर फोकस शुड बी ऑन द कैंप्स, वो हमारे भाई हैं, बट साइमल्टेनियसली आप नॉन कैंप्स की भी सुध लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जी विनोद जी, आप हमें बताइए कि
हर एक से पूछा जाता है, जो हमारे नेता हैं समाज के, उनसे पूछा जाता है कि रिटर्न की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, रिटर्न कैसा होना चाहिए। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपसे कि आपके हिसाब से रिटर्न पॉलिसी क्या होनी चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, हम सब लोग, सारे जितने भी संस्थाओं के हेड हैं, हमें जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हु आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स, they themselves don't know what should be the rehabilitation policy। कहीं 30 साल में हमने मंथन ही अपनी लेवल पे किया होता, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही, एक डोजियर ही तैयार किया होता कि हमारा रिहेबिलिटेशन पॉलिसी कैसा होना चाहिए। खैर, पनून कश्मीर में उसने पहल की थी तो, लेकिन उनको भी बेचारों को बहुत सारा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, उन्होंने भी बहुत काम किया। मेरे हिसाब से जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो होनी चाहिए, देखिए, हमें अपने नेटिव प्लेसेस में, अपने जहाँ पे हमारे रूट्स हैं, वहाँ पे हम इस समय जा नहीं सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो हमारी वहाँ पे जगहों पे कब्जे हैं जहाँ पे हमारे घर खड़े थे, दे हैव बीन एनक्रोच्ड। उसके बाद एक वो वातावरण नहीं है मेरे हिसाब से कम अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे यू कैन क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ कॉलोनीज। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे करिए, तहसील हेडक्वार्टर पे करिए, कीपिंग इन व्यू ऑल द सिक्योरिटी पैरामीटर्स, जैसे विसु की तर्ज पे आपने किया हुआ है, जैसे आपने बहुत सारी जगहों पे किया हुआ है। इसी तर्ज पे आइडेंटिफिकेशन करके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे आप फिलहाल कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, जब ये वातावरण पूरा बन जाता है तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स से उनको आसानी रहेगी अपने गाँवों में भी जाने की, आने जाने की, अपने प्रॉपर्टीज़ को भी देखभाल करने की, और एक सेफर जोन भी रहेगा। लेकिन अगर आप इनको कहेंगे नेटिव प्लेसेस में, देखो देर आर मैनी डिस्ट्रिक्ट्स, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन जो गाँव की है, या आप भी अर्बन एरिया से आते हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि आप चले जाइए अपने उस रूट पे चले जाइए, वहाँ डेमोग्राफिक चेंज है, वहाँ देयर इज अ टोटल डेमोग्राफिक चेंज। सो इन दिस डेमोग्राफिक चेंज इट इज़ टोटली मतलब it is not suitable, it is not feasible for every Kashmiri Pandit to go and get settled at his native place. So rather than there should be some tangible plan that these people should be accommodated district wise at district headquarters। अगर वो भी नहीं हो पाता है तो क्रिएट करिए, एक जोन क्रिएट करिए ना आप, उसमें क्या दिक्कत है। विनोद जी, आज आपके सामने हम दर्शकों के लिए एक और मुद्दा लेके आएंगे। पहली शुरुआत आप इसे करेंगे, क्योंकि जैसे हमने ये क्वार्टरों की बात छेड़ी, इस पे भी मिला जुला एक समीकरण सामने आ रहा है। आज हम ये बात छेड़ेंगे कि हमारे कश्मीर में जो मंदिर संस्थाएं हैं, उनके पास इतनी ज़मीनें हैं कि खुद के अपने जितने भी एरियाज़ में माइग्रेंट हैं जो जाना चाहेंगे, उनके लिए वहाँ घर खुद ही बना सकते हैं। सरकारी सपोर्ट से ज़मीन है, ऐसा नहीं है कि ज़मीन नहीं है उनके पास। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हीं ज़मीनों पे खुद ही घर बनाया जाए और सब लोग वापस शिफ्ट हो जाए? देखिए, ये बात जहाँ तक आप मंदिर की ज़मीनों की बात कर रहे हो, मुझे लगता है कि इसमें जो है कि ज़मीन तो है, ज़मीनों की प्रॉब्लम नहीं है कश्मीर में। गवर्नमेंट के पास भी काफ़ी सारी लैंड है, काफ़ी सारी कश्मीरी पंडितों के पास भी लैंड है, लेकिन उसमें हो सकता है कि मंदिर के मतलब जो उनके संचालक हैं, चलाने वाले लोग हैं, उनको कोई ऑब्जर्वेशन हो तो उसमें सुनिए ना, मेरी बात सुनिए, उसमें हो सकता है। लेकिन ये ऑप्शन भी हो सकता है उनके साथ बातचीत करके, अगर वो इतनी जगह, अगर आपने सर्वे किया है, अगर इतनी जगह है कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे होगी, लाजमी तौर पे आप तो पूरा यू हैव बीन इन दिस जर्नलिज्म फॉर अ प्रेटी लॉन्ग टाइम एंड यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब, की जो कि मैं आपको आज ये आप उसके जो है कि तारीफ के पात्र भी हैं, और पूरे ग्राउंड पे रहते हो, आप कश्मीर में भी रहते हो, जम्मू में भी रहते हो। अगर आपके पास अगर ऐसा कुछ, आपके पास ऐसा कोई फीडबैक है, आपके पास कोई ऐसा कोई साइजेबल कोई है, कुछ इंफॉर्मेशन है, तो इसको गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। दे शुड टेक इट ऑन बोर्ड। और अल्टीमेटली देखिए क्या है, अभी मंदिरों का रिनोवेशन हुआ, जिसमें मतलब 2 डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग एंड डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को जो है 17 करोड़ रुपए जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, यहाँ का ये आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स के लोग यहाँ पे देखते हैं, डायरेक्टर आर्काइव्स वगैरह देखता है, तो उनको
रिपेयर और रेनोवेशन के लिए 17 लाख रुपए 17 करोड़ हैव बीन मतलब दिस एलोकेटेड। राइट। उसमें मैं डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो एक बहुत ही अच्छे डिप्टी कमिश्नर हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट, उनकी पर्सनल एफर्ट से ये सारा हुआ है। जी जी। और ये इसी तरीके से ये रिहेबिलिटेशन का जो है इट विल पे अवे। अगर ऐसी लैंड हमारे संस्थाओं के पास है तो उनको वॉलंटियरली आगे आके कहना चाहिए भाई वी विल डोनेट इट। तो उसमें क्या है, गवर्नमेंट पैसा दे देगी, दे विल गेट द मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट। लेकिन ये कितना इसमें मतलब कितना ये मैच्योर हो पाएगा, कितना वो उसमें रिएक्ट करेंगे, क्या पता उसको अदरवाइज ना लें तो कल आपके ऊपर ही कहेंगे जी आप कौन होते हो। इसलिए कश्मीरी में हमारे पास प्रॉब्लम सबसे रोहित जी है क्या, हम लोग वी आर इंटेलेक्चुअल्स, इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, ये बहुत बड़ी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है। हम लोग 30 साल में कोई एक लीडर पैदा नहीं कर सके। आपने बोला लीडर पैदा नहीं कर पाए, लेकिन बहुत सारे लीडर हैं समाज में, बहुत सारे लीडर हर चैनल पे आके बात भी करते हैं। तो क्या लगता है आपको कि आने वाले समय में R.K. भट्ट जी ने एक बात ज़रूर कही थी, मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि उन्होंने बोला था कि विद इन कम्युनिटी इलेक्शन होनी चाहिए। उसके बाद अभी रिसेंटली रविंद्र पंडिता जी, जो सब जानते हैं उन्हें, जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है, ऑल इंडिया कश्मीर समाज के प्रेसिडेंट भी बने हैं वो, उन्होंने 2 दिन पहले मेरे इंटरव्यू में आके बोला कि वो चाहते हैं कि एक ऐसी बॉडी बने जो रिप्रेजेंट करे पूरी कम्युनिटी को, वही जाके बात करे। क्योंकि होता क्या है, जब 10 अलग अलग ग्रुप जाके मिलते हैं तो वहाँ chaos पैदा होता है, वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आपको नहीं लगता कि इन दोनों की बात सही है कि एक ही लीडर को चुना जाए, एक ही ग्रुप को चुना जाए जो रिप्रेजेंट करेगा पूरे समाज को? क्या देखिए, मैंने ये जो है ये पिछले काफ़ी सारे समय से मेरे स्टेटमेंट्स भी अखबार में आई हैं, मैंने कई डिबेट्स पे भी ये बोला है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। एक सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी कम्युनिटी की क्या है, हम होड़ में लगे हुए हैं। हम होड़ में लगे हुए हैं कि मैं लीडर बनूं, मैं लीडर बनूं, मैं लीडर बनूं। हमारा ये मानना है कि जब तक कश्मीरी पंडितों की संस्थाओं के हेड जो समाजी सेवक है, जिन्होंने वाकई ग्राउंड पे काम किया और कर भी रहे हैं, एक ही रूप में एक संस्था बना के एक यूनाइटेड स्टैंड लेके यूनाइटेड एक दे शुड कम अंडर वन अम्ब्रेला। बिल्कुल। उसके बाद एक थर्ड बर्ड डिस्कशन कंसेंसस करके कोई 2-4 आदमियों को चुनो भाई, कम से कम 2-4 आदमियों को अगर आप चुनते हो, उसमें क्या होता है कि या 10 आदमियों को आप चुनते हो, एक बॉडी बनाते हो, दैट शुड बी प्योर सोशल। वही बात करें गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट उनसे बात करेगा। आपको मैं एक मज़ेदार बात बताऊंगा, गवर्नमेंट डज नॉट टेक अस वेरी सीरियसली वेदर इट इज़ एट LG लेवल, वेदर इट इज़ एट होम मिनिस्ट्री लेवल। क्योंकि मैं खुद एक मंत्री के साथ 8-10 साल SPR हो रहा हूँ जी। मैंने देखा कि मतलब किस तरह से दिल्ली हम भी जाते थे मिलने के लिए, और बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे मिलते हैं, चाहे LG साहब से मिलते हैं, चाहे गवर्नर साहब से, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, जाते तो बहुत लोग हैं। लेकिन एक तहसुर ये जाता है जब उनकी वो मेमोरेंडम देखते हैं, तो उनमें जो है मेमोरेंडम जो गोल जो होना चाहिए था, दैट शुड बी वन, राइट, एम आई राइट। लेकिन हर एक आदमी फोटो सेशन के चक्कर में है। आई विल गो टू फर्स्ट फोटो सेशन करूं, अखबार में आऊं, लेकिन कहीं आज तक गवर्नर साहब के पास कोई डेपुटेशन गया किसी तीन मेमोरेंडम में 3 पॉइंट्स डाल के और उन पे डायरेक्शन करवाई। इसलिए मैंने बार बार कहा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। 30 साल के बाद भी अभी रोहित जी हमारे पास और 30 साल लगेंगे, ये भविष्यवाणी मेरी ले लीजिए आप। अगर हम एक ही सफ़े में नहीं आए, अगर हमें अभी विजडम हमारी प्रिवेल नहीं कर गई, हमने ये छोड़ देना है कि कौन MLA बनता है, कौन क्या करता है, उसको छोड़ो। पहले एक रूप के नीचे आओ, पहले 10,000 नौकरियों की डिमांड करो आप। वी नीड 10,000 पोस्ट्स, एडिशनल 10,000 पोस्ट्स फॉर आवर अनएम्प्लॉयड यूथ हु आर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर वांट ऑफ जॉब्स। नहीं है। 2008 के बाद PM पैकेज को ले लीजिए आप। PM पैकेज के बाद वो बच्चे एडजस्ट हो गए, उसके बाद उनके भी बच्चे हो गए। व्हाट अबाउट दैट? क्या किसी संस्थान ने आज तक कोई धरना किया इसके लिए? क्या किसी ने रिहेबिलिटेशन के लिए धरना किया? हमें क्या चाहिए? वी आर कन्फाइंड ओनली टू एनहांसमेंट ऑफ रिलीफ एज वेल एज रिपेयर एंड रेनोवेशन ऑफ
these camp quarters, while as these camps and these quarters, government quarters is the property of the government. कभी किसी ने कहा कि रिहेबिलिटेशन, आप लोगों ने रिहेबिलिटेशन कश्मीरी पंडितों को, आपने पीएम रिहेबिलिटेशन पैकेज में यू टुक दी 6000 पीपल टू कश्मीर, जब वो रिटायर, ये सुपर न्यूमरी पोस्ट पे हैं, am I right? When they will retire, रोहित जी छोड़ना पड़ेगा, क्वार्टर किसको देना पड़ेगा? वापस गवर्नमेंट को। वो कहाँ जाएंगे? दे विल कम बैक टू जम्मू। यही मैं कह रहा हूँ, ये लीडरशिप क्राइसिस है, ये लीडरशिप क्राइसिस है। और लीडर्स पैदा हुए, ऐसी बात नहीं है, कैपेबल है, हमारी कम्युनिटी पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, लेकिन एवरीवन वांट्स टू बिकम ए लीडर। और कहीं हम किसी ने अच्छी बात कर दी, आप आगे जा रहे हो, वी विल ड्रैग यू, न खुद करना कुछ, न करने देना। और उसी वजह से we are not being taken seriously at the highest forum. एक और बात इसमें सामने निकल के आती है विनोद जी, रिसेंटली मुट्ठी की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो शॉप्स का 10 इशू है, वो हमने परसों अपने दर्शकों को भी दिखाया, लेकिन उन लोगों की मुझे एक बात बड़ी पसंद आई। उन्होंने ये बोला कि उनके पास बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं जिन्होंने, आमतौर पे होता क्या है कि जब भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो लोगों को लगता है कि भाई इनको पैसे देंगे तो ख़त्म मामला, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बोला कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मॉरल सपोर्ट चाहिए, हम काम करना चाहते हैं, हमें जगह चाहिए जहाँ पे हम फिर से अपना छोटी मोटी शॉप खोल के फिर से काम स्टार्ट करें। क्या ज़रूरत नहीं है ऐसी सोच सब हर एक कश्मीरी पंडित की, कि जो ये सोचे रिलीफ के पीछे भागने से अच्छा कि हम खुद का कुछ सर्वाइवल करें, खुद अपने आप को स्टैंड करें? इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, एज फार एज दिस डिसमेंटलिंग ऑफ दिस शॉप्स एट मुट्ठी कैंप इज कंसर्न्ड, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी कंडेम इट इन ऑल फॉर्म्स, आई स्ट्रांगली। वो एक्सेप्ट करते हैं वो जेडीए की लैंड है, दैट इज अ जेडीए लैंड, आई नो। देखिए, जेडीए लैंड है। देखिए, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आप समझे मैं क्या इशारा कर रहा हूँ? और उन दो हजरात से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ 1 आध साल 1.5 साल पहले जब यहाँ पे अशोक पंडिता रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर थे, मेरी उनसे 1-2 बार बात हुई, रिसेंटली भी बात हुई। उन्होंने कहा था इनको कि भाई मैं आपको अंदर विद इन द कम्प्लेक्स जो है 20-25 दुकानें बना के देता हूँ, तो ताकि अगर 10 अभी बाहर बेचारे काम रोजगार चला रहे हैं, उस पर बेचारे गरीब हैं, तो 10 के अलावा और 10 भी एडजस्ट हो सकते हैं। 2 फाड़ हुए, कोर्ट में चले गए, एक कहता अंदर नहीं बनना, दूसरा कहता बाहर नहीं बनेगा। मुझे एक बात बताइए, द लैंड इनसाइड the quarters belongs to whom? Government land. Right. It's the prerogative of government. Where they would like to construct. आप छोड़ दो, आप आम खाओ, पेड़ क्यों गिन रहे हो भाई? अच्छा, उसके बाद ये दोनों गुटों के बीच में वो अंदर कह रहा, वो कह रहा बाहर, और 8 महीने पहले नोटिस भी गया, अखबार में भी आया हुआ, आपने भी देखा है वो। दो गुटों के बीच में, 2 दड़ों के बीच में रस्साकशी की वजह से जेडीए आके पीला पंजा चला गया, बोला चलो निकलो बाहर। इसीलिए हम बार बार, मैंने उनको भी कहा, मैंने दोनों प्रेसिडेंटों से बात की, एक्स प्रेसिडेंट से भी बात की, अनिल जी से भी बात की। मैंने कहा यार, हम लोगों को पूरी सहानुभूति है आप लोगों के साथ, इसमें बहुत सारे लोग थे जिनका रोजगार इस पे था, छोटी छोटी दुकानें थी, हम भी कभी कभार जाते थे, लेकिन भाई आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पर्सनल डिफरेंसेस को शन करके वी हैव टू राइज अबव देम, और एक यूनाइटेड सोच के साथ काम करना है। तो इस वजह से मैं फिर भी, मुझे मेरी डीसी रिलीफ से भी बात हुई, हम बिहाइंड द कर्टन रहते हैं, दैट इज़ ट्रू, क्योंकि मैंने भी ये पॉलिटिक्स में 2 अच्छी जगह छोड़ के इसी वजह से हम बाहर आए। हमने कहा कि when I am in the system, I am in a political spectrum at some reasonable post, I have the political restrictions to talk, but while as I am a social, तो आई एम ए फ्री सिटीजन ऑफ इंडिया, राइट। सो मैंने उनसे डीसी रिलीफ से बात की, उन्होंने मुझे कहा कि इसकी टेंडरिंग वगैरह शायद हुई होगी, आपको भी पता है, और उस पर हम थ्रस्ट करेंगे बिहाइंड द कर्टन, हम उस पर कमिश्नर साहब से भी अपील करेंगे कि वो दुकानें बननी चाहिए और डिजर्विंग को दे दी जाए। उसमें कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भी गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। कोई कहेगा कि मुझे दुकान चाहिए, जो लोग बेचारे बाहर गरीब गुरबा लोग जो काम करे, जिनका साधन ही इसी पे है, और ऐसे लोगों को नहीं जो जिन्होंने दुकानें रखी हुई है, कुछ दुकानें ऐसी भी हैं इसमें जो डिसमेंटल हुई हैं,
जो कुछ मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगा, जो किसी खड़पेंच की है, ठीक है ना, आप लोग खड़पेंची करिए, ठीक है, लेकिन ये आप लोगों ने अपने हाथ से ही ये दुकानें तोड़वाई, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर डिफरेंसेस, बिकॉज ऑफ योर डिवीजन। बरायरा ऐसा मत करिए, कम्युनिटी के लिए यूनाइटेडली काम करिए और प्रेम भाव से काम करिए, और हम चाहेंगे कि ये दुकानें बने। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और डिफरेंट मुद्दों पे आज बात हुई। उम्मीद करते हैं आप फिर हमारे स्टूडियो आएंगे और फिर से बात करेंगे। बहरहाल दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। तब तक देखते रहिए द राइट न्यूज़।